अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पढ़। IFRS 15 ये बुक में बनाया है मैंने चैप्टर 10। हाँ पहले पेज पे। एक तो जो डीलर लेसर सेल्स रिकॉर्ड करता था, वो सेल्स तो रेवेन्यू है, लेकिन वो IFRS 15 ने नहीं बताना, वो IFRS 16 ही बताएगा। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टर की इंटरेस्ट इनकम, तो उसका रेवेन्यू है, लेकिन वो भी ये IFRS 15 ने नहीं बताना। तो स्कोप में जो लीज के तहत सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, इसी तरह जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट इनकम है वो नहीं हो रही बात यहाँ पर। उसके अलावा जो बिजनेसेस हैं उनकी बात हो रही है यहाँ। अच्छा, एक पुराना फर्नीचर बेचना और गुड्स बेचना है तो दोनों सेल, तो फर्क क्या दोनों में? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का फर्क है। तो डेफिनेशंस में देखें, रेवेन्यू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस जो गुड्स या सर्विसेज बेचता है उससे जो कमाता है वो रेवेन्यू, वो इस IAS में हम रेवेन्यू कह रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट, वही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लीगल चीज होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कस्टमर्स जिनको हम चीजें या सर्विसेज बेच रहे हैं, तो इस IAS में है कस्टमर्स को जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने गुड्स या सर्विसेज देनी है और उनसे इनकम कमानी है, वो इस IAS में कवर हो रहा है। यानी ये IAS सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये IAS बायर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सेलर, ये सेलर का IAS है। गुड्स की सेल में अगर बहुत ज्यादा डिटेल में ना भी जाएं, मोटे मोटे, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे गुड्स की सेल में? प्राइस का, कस्टमर आता होगा, नेगोशिएट करता होगा, अभी तो सिर्फ रेट शेट हो रहा है, फिर ओके हो गया, हाँ जी ये चीजें बेचनी है, जिसको ऑफिशियली परचेज ऑर्डर कहते हैं, हो गया। फिर आगे हो गई, टर्म्स डिसाइड हो गई, पेमेंट टर्म डिसाइड हो गई। फिर गुड्स भेजना एक काम है, वो रिसीव करेगा अपने पास, वो बायर का मसला है। सेलर ने तो गुड्स भेज दी और कैश आएगा, यानी गुड्स देनी है और पैसे लेने। अच्छा, अगर ट्रेडर है तो गुड्स पड़ी होंगी, उसने खरीदी होंगी। अगर मैन्युफैक्चरर है, अब वो हो सकता है उसने बना के रखी हो तो दे रहा हूं, और हो सकता है कस्टमर ने खास स्पेसिफिकेशन बताई हो, उसके मुताबिक बना कर देनी हो। ठीक है, सर्विसेज, हाँ गुड्स में एक और बात, गुड्स बना ली और कस्टमर के हवाले कर दी। अब वो गुड्स कस्टमर जैसे मर्जी यूज करे, अब वो कस्टमर की मर्जी है। उससे पहले गुड्स हमारी थी, गुड्स कस्टमर के हवाले कर दी, तो अब गुड्स पे मर्जी कस्टमर की चलेगी। इसको कहते हैं कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर हो गया। सर्विसेज बेचनी है हमने, क्या क्या स्टेप्स होते होंगे? ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कस्टमर से तय हो गया। फिर सर्विसेज हो सकता है कि वन सर्विस हो सकता है ओवर अ पीरियड सीरीज हो। जैसे अगर कोई जस्ट एक वन टाइम मेंटेनेंस सर्विस है, गाड़ी ठीक करा ली, तो वो एक सर्विस है। और अगर उनको ये कहा था कि 3 साल तक हम रोजाना के बुनियाद पे मशीनों की सफाई भी कर दिया करेंगे, और उसके अलावा भी कोई मसला हुआ तो हम आपके पास मशीन ठीक करने आ जाया करेंगे। अब इसमें एक सर्विस नहीं है, सीरीज ऑफ सर्विस है। और जब सर्विस हमने दे दी तो कस्टमर ने वो सर्विस ले ली, यानी हमने सर्विस देके फ्रिज में नहीं रख दी, हमने सर्विस दी, कस्टमर को सर्विस पहुंच गई। ओके, अब इसमें डिस्कशन ये है कि पैसे जब मर्जी मिले, सेल्स कब रिकॉर्ड होगी, ये डिस्कशन है। और इसको शुरू किया है टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने से। तो IAS ने ना 5 स्टेप्स बताए हुए हैं, उन 5 स्टेप्स ये इसी पहले पेज के मिड में 5 स्टेप मॉडल, कुछ तो नाम से भी पता चल रहा है और बाकी फिर इनकी तफसील में जाता हूं तो बताता हूं। पहला स्टेप है जब कस्टमर के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये पहला स्टेप है। टर्म्स एंड कंडीशन तय होना पहला स्टेप है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन ही तय नहीं हो रही है तो फिर IAS नहीं लग पा रहा। तो पहला स्टेप है टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई। दूसरा स्टेप, बिजनेस ने गुड्स या सर्विसेज सेल करनी है, गुड्स देनी है, सर्विसेज देनी है। तो इंपॉर्टेंट है ये जानना, आप किसी शॉप पे गए और वहां से ना आपने बर्गर लिया, अब उसने आपको बर्गर का खाली डब्बा दे दिया और चलो साथ सलाद भी दे दिया, केचप भी दे दिया, टिश्यू भी दे दिया, तो हो गई सेल। तो दिया तो है, उसने शॉपर भी दे दिया, सलाद भी दे दिया, 4 जो है वो केचप के पैकेट भी दे दिए। बर्गर नहीं दिया तो असल में जिम्मेदारी थी क्या, ये तो पहचाने। अगर सिर्फ खाली डब्बा ही देना था तो उसने तो कहा था कि 3 पैक कर दें, तो उसने 3 पैक दे दिए। तो ये पहचानना जरूरी है कि हमने क्या गुड है जो देनी है, वादा किस चीज का कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमने परफॉर्म करनी है, तो वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये तो पता चला है कि हम असल में क्या चीज प्रोवाइड करने वाले हैं, वादा असल में है किसका, या अनदर वर्ड ये कह लें कस्टमर पैसे मेनली किसके दे रहा है। कॉलेज की मिसाल लेते हैं, कॉलेज सर्विसेज बेच रहा है, तो
अब सर्विसेज में तो ये टॉयलेट भी यूज करते हैं आप लोग, बाइक भी बाहर पार्क करते होंगे, कैंटीन में भी बैठ जाते होंगे, लाइब्रेरी में बैठते होंगे, नमाज की जगह भी बनी हुई है, पानी भी पी लिया, तो ये भी तो सर्विसेज ही हैं। तो ये सर्विसेज दे दी, काफी है। फिर फीस किस चीज की है? फीस जिस चीज की है ना, यानी कस्टमर जिस बात के पैसे दे रहा है वो चीज पहचानना कि असल में क्या है जो हमने परफॉर्म करना है और हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, हम इसमें हम सेलर हैं, इस टॉपिक में हम सेलर हैं, तो दूसरा स्टेप ये है कि अपनी जिम्मेदारी तो पता चले, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तीसरा स्टेप, जो कस्टमर से प्राइस तय हो गई, तो जितनी प्राइस ऑफिशियली कस्टमर बता रहा है, क्या वही ट्रांजैक्शन की प्राइस है या उसमें कुछ और भी चीजें प्लस माइनस करनी पड़ेंगी? ये स्टेप 3 में सीखना है। आसान सी बात तो यह है, जो कस्टमर से प्राइस तय हो रही है तो वही ट्रांजैक्शन की प्राइस है, लेकिन इसमें ना कुछ और एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, वो फिर जब स्टेप 3 की डिटेल पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो गई, हमने सेलर ने ये पहचान लिया कि हमने करना क्या है, इस चीज की परफॉर्मेंस के लिए वो हमें पैसे दे रहा है। तीसरा, इस पूरी ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या है? नॉर्मली तो जो ऑफिशियल प्राइस तय हो रही है वही है, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जो स्टेप 3 की डिटेल में बताऊंगा। चौथा स्टेप तब होगा अगर हमसे कस्टमर एक से ज्यादा डिफरेंट चीजें ले रहा हो लेकिन प्राइस पूरी एक लमसम बता रहा हो। स्टेप 4 तब होगा अगर कस्टमर हमसे एक से ज्यादा चीजें ले रहा हो और उनकी प्राइस लमसम बता रहा हो, तो जो प्राइस स्टेप 3 में निकाली है उसको बांटना पड़ेगा उन सब चीजों में। ये स्टेप 4 है। ये स्टेप 4 तब है जब कस्टमर के साथ जो हम स्टेप 2 था ना कि हम लोग ये असेस आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमें करना क्या है, तो अगर एक से ज्यादा डिफरेंट काम करने हैं और स्टेप 3 में प्राइस एक तय हुई है टोटल, तो उस स्टेप 3 की प्राइस को स्टेप 2 में आइडेंटिफाई की हुई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में बांटना है। पर अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ही एक, तो फिर स्टेप 4 की जरूरत नहीं है। और आखिरी स्टेप यह है कि जो स्टेप 2 में हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की थी कि हमने करना क्या है, तो स्टेप 5 यह है कि जब जब हम वो काम करते जाएंगे, जब जब हमारी जिम्मेदारी पूरी होती जाएगी, हम रेवेन्यू बनाते जाएंगे। ये स्टेप 5 है कि जब जब हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर लेंगे तो फिर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और अगर स्टेप 2 में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, तो स्टेप 4 में क्या किया था? हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को एक प्राइस एलोकेट कर ली थी। अब स्टेप 5 में क्या होगा? जो जो ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी उसका टुकड़ा ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा। अब जो रिमेनिंग आईएएस है उसमें इन पांचों की तफसील है। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स अभी मेनली इंट्रोडक्शन दिए थे, अब आगे इनकी तफसील है। नहीं, यानी इस पूरे स्टैंडर्ड के अंदर रेवेन्यू के बेस ये 5 स्टेप हैं, फिर कुछ स्पेशलाइज सिचुएशंस हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, और फिर कॉस्ट को कब कैसे रिकॉर्ड करना है और रिसीवेबल पेबल बनाना तो कैसे बनाना है। तो ये 2-4 चीजें आई इसमें, लेकिन बड़ा पोर्शन चूंकि रेवेन्यू की रिकॉग्निशन है तो वो बुनियादी तौर पे 5 स्टेप्स हैं और इन्हीं की तफसील है और कुछ स्पेशल सिनेरियोज में इन्हीं पांचों की एप्लीकेशन है। और थोड़ी सी डिस्कशन कॉस्ट पे है कि कॉस्ट ऑफ सेल कब रिकॉर्ड करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है, और कुछ रिसीवेबल्स और एडवांस और इन पे बात हो रही है। तो इन पांचों स्टेप्स में सिर्फ समरी के हद तक, इंट्रोडक्शन की हद तक बताया। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी। नंबर 2, सेलर ये पहचानेगा कि मैंने करना क्या है, कस्टमर पैसे किस बात के दे रहा है, कस्टमर अपनी असल जिम्मेदारी पहचाने असल। नंबर 3, जो इस पूरी मेहनत की प्राइस तय हो रही है, क्या जो ऑफिशियल प्राइस तय हो रही है वही है या उसमें कुछ प्लस माइनस करना है। स्टेप 4, अगर स्टेप 2 में एक से ज्यादा जिम्मेदारियां थी तो स्टेप 3 में निकाली हुई प्राइस को उन जिम्मेदारियों में बांटना। और आखिरी स्टेप, जितनी जिम्मेदारियां थी जब जब वो जिम्मेदारी पूरी करते जाएंगे तो उस जिम्मेदारी से रिलेटेड अपना पोर्शन ऑफ रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। अब आगे इनकी तफसील है। अच्छा, स्टेप 1 इतना टेक्निकल नहीं है, इसलिए ना इसको बस टपाते हुए चलते हैं, इस पे पीएचडी नहीं करने की जरूरत। स्टेप 1 को बस जल्दी जल्दी उतारते हैं। स्टेप 1 के अंदर पॉइंट नंबर 1, अच्छा मैंने ये ग्रे शेडेड लाइन के साथ ना ये सब नंबरिंग की हुई है, तो ये सारे स्टेप्स है जो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्हीं अंग्रेजी इन्हीं अल्फाज के साथ हेडिंग दी हुई है, तो फिर पता चलेगा कि स्टेप्स है। जैसे यहाँ पहला स्टेप 1 है, फिर अगले से अगले पेज पे 2 है, फिर उससे अगले पे 3 है। तो अब ये पांचों स्टेप्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। स्टेप 1 पहले पेज पे, ध्यान रोकना जरा। अच्छा भैया ये सारा ऐसी ज़बानी है, नहीं तो खड़े होकर सुन लें। पेज 1 स्टेप नंबर 1, ये 5 कंडीशंस हैं ABCDE, और ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस ये सारी की सारी पूरी होंगी तो स्टेप 1 पूरा हो जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों पार्टीज आपस में एग्री कर रही हैं, तो बस एग्री कर रही हैं, इसमें सवाल वाले ने क्या कुछ पेचीदगियां पूछ लेनी है, तो इसलिए मैं इनको बस जल्दी टपाने की बात कर रहा हूं। पॉइंट ए में सिर्फ इतना कहा हुआ है कि दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर ली हो, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो लिख के किया हो चाहे ज़बानी किया हो। दूसरा ये लिखा हुआ है कि दोनों को पता है कि किसने क्या करना है, किसकी क्या राइट्स हैं। तीसरे में लिखा हुआ है कि पेमेंट टर्म्स भी क्लियरली तय हो गई हो कि कब कब कितने कितने पैसे देने हैं। चौथे में ये लिखा हुआ है कि कुछ ट्रांजेक्शन में कुछ हो भी, यानी कोई फायदा भी कमा रहा हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। आसान अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि जो बेचने वाला है तो वो कुछ कमा भी रहा है,
यानी खराती काम नहीं कर रहा, कुछ कमा रहा है, उसको कुछ ज्यादा मिल रहा है, तो कमर्शियल है ये ट्रांजेक्शन। और ई, ये एग्जाम में हो सकता है टेस्ट, यानी ये जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें छोटी छोटी सी बातें टेस्ट की होती है, मल्टीपल आईएस, तो ये उसमें हो सकता है इंपॉर्टेंट। पांचवें का मतलब ये है कि अगर एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस लाया गया, उन हॉस्पिटल वालों ने उस एक्सीडेंट के केस को इमरजेंसी की वजह से ट्रीट तो कर दिया, लेकिन उसका कोई है ही नहीं जानने वाला, तो वो पैसे लेंगे किससे? तो इसलिए सर्विसेज तो वो दे रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद ही नहीं है कि इसकी रिकवरी होगी, तो वो इन सर्विसेज को सेल ही नहीं मानेंगे। तो पॉइंट ई में लिखा हुआ है कि हम कस्टमर को सर्विसेज तो देंगे, गुड्स तो देंगे, लेकिन क्या ये उम्मीद है कि पैसे भी मिल जाएंगे? अब जैसे डाकू है वो चीजें ले रहा आगे, सारी टर्म्स कंडीशंस तय हो गई उससे, तो अब हमें अभी ही पता है कि पैसे वैसे से देने नहीं है, तो इसलिए ये है ही नहीं IFRS 15। तो पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है कि हमें कस्टमर से पैसे मिल जाएंगे, ये प्रोबेबल हो, तो फिर पांचवा पॉइंट पूरा हो रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं किसमें? डी और ई। डी में तो ये है ना कि कोई पैसे हो भी सही, कोई फायदा भी हो, और ई है कि पैसे मिल भी जाएं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर ये पांचों कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर स्टेप 1 पूरा हो गया। अच्छा, और अगर शुरू में नहीं हो रही तो हो सकता है 2-4-6 महीने बाद हो जाए, तो 2-4-6 महीने बाद सही। जी जी, तो ये 5 कंडीशन है, अगर जाग रहे हैं और थोड़ी पढ़ने की हिम्मत कर सकते हैं तो एक बार जरा गुजार लें नजर से, पांचों की अंग्रेजी पढ़ लें। हाँ जी, पांचवा पॉइंट खासतौर पे कि जितनी अमाउंट तय हुई है इट इज प्रोबेबल कि हमें पैसे मिल भी जाएंगे। दिस असेसमेंट इज बेस्ड ऑन कस्टमर्स एबिलिटी एंड इंटेंशन। अच्छा, इसके अलावा जो इसके नीचे पॉइंट 2 और 3 है, ये अभी रहने दें। अगले पेज पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ये भी नहीं, ये भी कुछ देर बाद। पेज 3 पे आ जाए, स्टेप 2, ये समझ लें स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 2 में ना बाकी चीजें पढ़ाता हूं बाद में, पहले इस पेज 3 के एंड पे आए, पेज 3 के एंड पे, और एक डब्बा बनाया हुआ एग्जांपल लिखी हुई है उसमें। ये मैं 3 पॉइंट समझाने लगा हूं आपको, अगर ये तीनों पॉइंट समझ आ गए तो फिर ऊपर वाली डिस्कशन निस्बतन आसान हो जाएगी। और हैं तो ये एग्जांपल्स, लेकिन मैं ये एग्जांपल भी फिर मजीद एग्जांपल से समझाता हूं, और आप उनमें फिर इसके साथ अपने अल्फाज में वो एग्जांपल 1-2 वर्ड नोट कर लेना, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो स्टेप 2 समझा रहा हूं, पेज 3, और उसमें भी सबसे आखिर में जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है उसमें 3 मिसालें हैं, वो समझाने लगा। ठीक है, पेज 3 पे पहुंचे। अच्छा, जब मैं वो मिसाल समझाने लगूंगा तो बताऊंगा, अभी उससे पहले कुछ प्री। एक बिजनेस है जो बिल्डिंग मटेरियल भी बेचता है, और बिल्डिंग मटेरियल मतलब ईंटें, सीमेंट सब ले लिया मैंने। फिर इसके अलावा वो आर्किटेक्चर सर्विसेज भी देता है, नक्शा बना के देता है। फिर इसके अलावा इस सबको मैनेज भी करता है, प्रोजेक्ट मैनेज करना भी ये काम है, और जिसके अलावा जो लीगल मसाइल हैं वो भी हैंडल करता है। अभी जो मैंने 4 नाम लिए हैं, बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्चर, इस सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, लेबर लाना, सारा मैनेज करना, और जो भी उसकी लीगल प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो देना, ये चारों काम ये बिजनेस यानी हम सेलर है ना, हम ये चारों काम भी करते हैं। उसके अलावा भी बिजनेसेस मार्केट में है जो ये चारों काम कर रहे होते हैं, चारों करा लो, अलग अलग कराने, अलग अलग करा लो। तो अगर कोई कस्टमर हमसे सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल खरीदने आ रहा है तो हम बिल्डिंग मटेरियल बेच देंगे उसको, कोई नखरे नहीं करेंगे।
अगर वो कहता है जी बिल्डिंग मटेरियल आपसे लेना है, नक्शा मैंने किसी और से बनवाना है, बनवा ले, हमसे ले ले बिल्डिंग मटेरियल। अगर वो कहता है कि बिल्डिंग मटेरियल किसी और से खरीदूंगा, नक्शा और सुपरविजन आप करेंगे, तो वैसे कर लो। बताने का मकसद ये है, ये जो 3-4 काम है ना, ये चलो इसमें लॉयर को निकाल देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, नक्शा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 3 काम हम भी कस्टमर्स को अलग अलग करके भी दिया करते हैं, सारी सर्विसेज भी बेच दिया करते हैं, और हमारे अलावा और भी लोग, यानी मार्केट में ये बेचा खरीदा जाता है। इसके अलावा घर बनाने के लिए मजदूरों का आना, सुबह सुबह इकट्ठे होना, गीबतें करना एक दूसरे की, फिर काम शुरू होना, फिर लड़ाई होना, फिर उनकी लड़ाई छुड़वाना, फिर खाना लेके आना, फिर उनको साइड पे बिठाना। अब ये भी हैं बहुत छोटे छोटे काम, लेकिन ये कोई सेलेबल एक्टिविटी नहीं है। यानी ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मजदूरों की लड़ाइयां छुड़वाते हैं, भी काम हो रहा होगा तो भी हो जाएगा। ये कोई सेलेबल एक्टिविटी नहीं है कि मजदूरों को खाना भी देते हैं। तो इसी मिसाल पे बाद में आऊंगा, वापस कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में जो स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं, उस फीस की सेलेबल प्रोडक्ट क्या है? कोचिंग, जो सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉलेज में और सर्विसेज भी हैं, जैसे पार्किंग की सर्विस है, फिर इसके अलावा वॉशरूम टॉयलेट यूज करने की सर्विस है, और ये वो सर्विस है जो वैसे भी बिकती है बाहर, और लाइब्रेरी की सर्विस है। अब ये भी सारी सर्विसेज ही हैं जो बिका करती हैं। इसी तरह से एक और बिजनेस की मिसाल लेते हैं। वो एसी बेचता है और एसी इंस्टॉल भी करके देता है। तो अब ये भी 2 चीजें आ गई, एक प्रोडक्ट का बेचना और एक इंस्टॉलेशन सर्विसेज देना। अगर हम अपने कस्टमर को जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं, और यह भी तय है कि इन सब को मिला के एक कंबाइंड चीज बन जाएगी, जैसे बिल्डिंग, हम बिल्डिंग मटेरियल भी बेचते हैं, आर्किटेक्चर सर्विसेज भी देते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी देते हैं। अब हमने कस्टमर से तय किया है कि हम ये तीनों चीजें अलग अलग भी देते थे, लेकिन ये तीनों चीजें हम तुम्हें देंगे क्योंकि घर बना के देना, यानी वो हमसे इन शॉर्ट घर बनवा रहा है। तो अब ये जो तीनों की तीनों चीजें हम अलग बेचा करते थे, अब इनकी हैसियत रह जाएगी पीछे, और अब डोमिनेट कर जाएगा कि हमने घर बना के देना है। ये इन 3 मिसालों में से मैंने आपको पहली बुलेट पॉइंट की मिसाल बताई है, पढ़ के देखिए, इससे वही मतलब समझ आ रहा है जो मैंने बताया। इस डब्बे में पहला बुलेट पॉइंट, कंबाइंड आउटपुट। हाँ जी, और इसके लिए अगर आप कोने में कहीं ये मिसाल लेना चाहें, बिल्डिंग मटेरियल और सुपरविजन और आर्किटेक्चर, और साथ इन सब को देने का मकसद कि हमने घर बना के देना है। तो अब ये जो हम 3 सर्विसेज अलग अलग बेचा करते थे, ये पीछे रह गई, और डोमिनेट कर गई बात कि हमने एक घर बना के देना है। ये पहला बुलेट पॉइंट। ये पहला बुलेट पॉइंट दोबारा बता रहा हूं कि हम ये चीजें अलग अलग भी देते हैं, लेकिन जब हमने कह दिया ना घर बना के देंगे, तो अब वो 3 चीजें पीछे रह गई। घर बना के देना डोमिनेट कर गया। यानी अब अगर हम कस्टमर को घर बना के दे रहे हैं, घर बनवाना है आपसे, तो हम उसको कहेंगे भाई वो ना बिल्डिंग मटेरियल बड़ा खराब आ रहा है, मेरा कसूर नहीं है। कस्टमर ने हमें कहा घर बना के दो, तो हम उसको कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल बड़ा खराब है, मैं तो अच्छे मजदूर लाया था, बिल्डिंग मटेरियल नहीं अच्छा। नहीं कहेंगे घर बना के देना है आपने, जैसे मर्जी हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि मटेरियल बड़ा अच्छा है यार, लेबर नहीं अच्छी आ रही, तो तुम्हारा मसला है, घर बना के देना है। तो अब वो जो हम लोग सुपरविजन किया करते थे, मटेरियल दिया करते थे, आर्किटेक्चर सर्विसेज देते थे, अब वो सब अलग अलग पहचान खत्म होके अब वो घर है जो बिक रहा है। ये पहले बुलेट पॉइंट में है। दूसरा बुलेट पॉइंट समझाता हूं। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, और वो, अच्छा मुझे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता ये सॉफ्टवेयर की कहानियों की, इसलिए बस एक जबरदस्ती की कहानी बना देता हूं। वो अपने कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर्स की सर्विसेज देता है, कुछ एप्लीकेशंस बनाता है कोई। तो एक तो होगा कि वो सब जीरो से, बिल्कुल जीरो से सारी प्रोग्रामिंग खुद करें, और वो अपने कस्टमर के लिए अकाउंटिंग का सिस्टम बना दें। और एक ये है कि जो बने बनाए कस्टम मेड नहीं, जनरल पर्पस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सब लोगों को मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, हम वो खरीदते हैं, उसी की तोड़-फोड़ करके कस्टमर को एडजस्ट कर देते हैं। जैसे ये मार्केट में जो चल रहे हैं वो क्विक बुक्स और इस तरह के जो नहीं
सस्ते चलते। तो एक मिसाल मैंने दी है जिसमें हम कस्टमर को जीरो से प्रोग्रामिंग करके खुद एक नया सॉफ्टवेयर बनाएं, और एक है कि जो बने बनाए मिलते हैं उनमें कस्टमर के मुताबिक ऐसी चेंजेस कर दें कि अब वो पहचान ना सके ये वो है, कोई बुक्स नहीं, ये तो हमने बदल दिया हुआ है। तो इसमें और पहली मिसाल में फर्क है। पहली मिसाल हम ही जीरो से बना के दे रहे हैं, दूसरी मिसाल में हम जो मार्केट में बने बनाए सॉफ्टवेयर मिला करते हैं वो भी बेचते हैं। और अगर कोई कस्टमर हमें कहे कि आप इंस्टॉल कर दें और इंस्टॉलेशन में इसमें ये सब सिग्निफिकेंटली चेंज कर दें, और हमारे वो चेंज करने के बाद ये वो वाला रह ही नहीं जाएगा जो मार्केट में बिकता है, तो इस मिसाल के अंदर हमने सॉफ्टवेयर बेचा और इंस्टॉलेशन सर्विसेज दी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की शनाख्त इसलिए नहीं कायम रह सकी कि सॉफ्टवेयर की शक्ल ही बदल दी हमने। एक और मिसाल देता हूं, एसी बेचते भी हैं, एसी इंस्टॉल भी करके देते हैं। तो अगर हम एसी बेचेंगे और उसी को हम इंस्टॉल करेंगे तो एसी की शक्ल बदल जाएगी, अब वो पंखा बन जाएगा और बाद में वो एसी कहीं और एसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यानी एसी अपनी शनाख्त बरकरार रख रहा है, हम इंस्टॉल भी करके दे रहे हैं। तो एसी बेचना और हमारा इंस्टॉल करना ये दोनों अपनी अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगी। लेकिन अगर ये एसी कुछ इस तरह की चीज थी कि जब हमने उसको इंस्टॉल कर दिया तो एसी की शक्ल ही बदल गई, अब वो एसी नहीं रहा, हमने कुछ और इसके अंदर इतने पुर्जे निकाल के इतने पुर्जे डाल दिए इंस्टॉलेशन में कि अब वो कुछ और ही चीज बन गई है। तो अब एसी बेचना और इंस्टॉल करना, इन दोनों चीजों की अपनी डिफरेंट शनाख्त बरकरार रह सकी नहीं। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। जी आप खुद चेक कर लें कि क्या ऐसी बात है सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई। अगर वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई हो रहा है तो ये बात हो गई, अगर नहीं हो रहा सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई तो नहीं वाली बात नहीं। अच्छा, इन दोनों बुलेट पॉइंट से मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि वो एक से ज्यादा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट सर्विसेज जो हम अलग अलग बेशक बेचते हैं, लेकिन अब कस्टमर को बेचते हुए उनकी शक्लें बदलने लगी, शक्लें बदलने लगी, उनकी शनाख्त फीकी पड़ रही है। पहली मिसाल में क्यों शनाख्त खत्म हो रही है? क्योंकि हम घर बना के दे रहे हैं, हमने घर बनाना, यानी वो जो बाकी काम थे वो कस्टमर के लिए कम इंपॉर्टेंट हो गया। उसने कहा घर चाहिए मुझे, वो हमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे बिल्डिंग मटीरियल दें, वो हमसे ये नहीं कह रहा कि कंस्ट्रक्शन आप करवा, वो कह रहे घर बना के दें मुझे। तो अब घर इंपॉर्टेंट हो गया, घर की बात डोमिनेट करके वो तीन चीजें बेचना पीछे रह गई। दूसरी मिसाल में क्या सीखा? दोनों की शनाख्त क्यों प्रकार नहीं रह सकी? क्योंकि एसी बेचते अगर और एसी उसी हालत में इंस्टॉल कर देते तो एसी की शनाख्त बाकी रहती, कल को वो दोबारा उतर के भी कहीं लग सकता था। लेकिन अगर हम जो प्रोडक्ट देकर इंस्टॉल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की शक्ल ही बदल जाती है तो अब उनकी शनाख्त बाकी नहीं रह पा रही है। तो ये दूसरा बुलेट पॉइंट। तीसरा बुलेट पॉइंट ये मैं टीचिंग से रिलेट करता हूं। कैफ की मिसाल देता हूं। हाँ, कैफ की ऑडिट और रिपोर्टिंग, कैफ की बात कर रहा हूं। आप इसमें कोई लिंक इनका, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑडिट में इस्तेमाल होते हैं, चलो सीफा की बात कर लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं रिपोर्टिंग है ऑडिट में? नहीं, वैसे भी कोई खास स्टैंडर्ड जिसका ज्यादा जिक्र ऑडिट में होता हो? सब्सिक्वेंट इवेंट, IS 10 और कोई चीज जिसपे ज्यादा ऑडिट में बात होती हो तो चलो फर्ज कर लेते हैं 4-5 बड़े बड़े IS हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ऑडिट पढ़ने आता है तो वो चूंकि सिर्फ ऑडिट पढ़ रहा है तो उसको तो ऑडिट ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट की रिपोर्टिंग में क्या पढ़ाना था। ऑडिट पढ़ाने की जो सर्विस है वो यही सोच के देनी चाहिए कि उसने रिपोर्टिंग पढ़नी है नहीं पढ़नी पता नहीं, उसको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अच्छी तरह अगर एक स्टूडेंट रिपोर्टिंग पढ़ने आता है सिर्फ, तो उसको सिर्फ रिपोर्टिंग इस तरह सर्विस देनी चाहिए कि बस रिपोर्टिंग है। लेकिन अगर पूरी क्लास सब कस्टमर्स रिपोर्टिंग और ऑडिट दोनों पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कॉलेज का अच्छा 2 सब्जेक्ट्स हैं, इतनी फीस हो जाएगी। और चूंकि सब ने दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कॉलेज उन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए फीस भी शायद कोई पैकेज बना के दे रहा है, अब चूंकि वही कस्टमर्स हैं उनको ही दोनों सर्विसेज देनी है, तो हो सकता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ कॉमन टॉपिक्स को एक सब्जेक्ट में रख दिया जाए। यानी FR 2 में ही इतनी तफसील से पढ़ा दिया जाए कि ऑडिट की क्लास में जाके कहा जाए वो जो कल पढ़ाया था ना, ये हो गई बात, तब हो गया ऑडिट के अंदर। ठीक है, मैं और मिसाल देता हूं। ये मिसाल रेलिवेंट है 2018 के लिए। जब 2017-18 के लिए, 2016 के एंड पे कैफ ये अपना मॉड्यूल EF खत्म हुआ और CFAP आया था। तो उस वक्त ना मॉड्यूल F के अंदर एक पेपर BFD होता था और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता था। तो BFD
रिटेन रहा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म हो गया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म ऐसे हुआ था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तकरीबन को आधा सिलेबस बीएफडी में डाल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट खत्म कर दिया। लेकिन 2018 जून तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पेपर होता रहा कि जो पुरानी स्कीम के बच्चे चल रहे हैं वो पास कर ले चलो। अब वो जो 17 में हम लोग पढ़ाते थे ना कॉलेज में, तो उसमें बीएफडी का सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे, एक अलग सब्जेक्ट था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी एक अलग सब्जेक्ट था। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तकरीबन आधा परसेंट 50% इसमें भी शामिल था। तो अब जो स्टूडेंट्स बीएफडी पढ़ रहे थे, सिर्फ बीएफडी, उनको इससे क्या लगे कि मैक का आधा सिलेबस इधर है, वो तो बीएफडी पढ़ रहे थे। लेकिन जो दोनों पढ़ रहे थे उनके लिए भी फायदा था और कॉलेज के लिए भी टाइम मैनेजमेंट में फायदा था कि जो चीजें यहां पढ़ा दें वो बीएफडी में दोबारा ना पढ़ाई जाए। अब दोनों के अपने अपने सिलेबस जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाने थे, अगर कोई स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स दोनों पेपर पढ़ने लगे होंगे तो अब कॉलेज का प्रोडक्ट की शक्ल बदल जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे पे हाईली इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसमें जो कंटेंट पढ़ाना है वो अकॉर्डिंगली प्लान ऐसे किया जाएगा कि ये चीज वहां पढ़ानी है, इसकी जगह हम यहां कुछ और पढ़ा लेंगे। अब इन दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट शनाख्त नहीं रहेगी, क्योंकि एक दूसरे पे हाईली इंटरडिपेंडेंट है। ये मिसाल आई समझ? ये तीसरा बुलेट पॉइंट है। जी नहीं, ये डिस्कशन में ये कर रहा हूं कि हम सेलर हैं, हम कस्टमर को जो गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, और वो गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मली अलग अलग बेचते हैं। लेकिन ये तीन सिनेरियोज वो हैं कि जो गुड्स सर्विसेज अलग अलग बेचा करते थे, इन तीन सिनेरियोज में उनकी अपनी शनाख्त बरकरार नहीं रह सकेगी। ये बता रहा था मैं इन 3 पॉइंट्स में। पहले बुलेट पॉइंट में क्यों नहीं रह रही? क्योंकि कस्टमर कह रहा है मुझे घर चाहिए, मैं आपसे इस पे बहस ही नहीं कर रहा कि मजदूर काम के हैं या नहीं है, मुझे बस घर चाहिए, मैंने आपको घर के पैसे देने। तो अब वो हमसे बेशक घर ले रहा है, लेकिन टेक्निकली वो हमसे तीनों चीजें ले रहा है, बिल्डिंग मटेरियल भी हमसे ले रहा है, आर्किटेक्चर का काम भी हमसे ले रहा है, और सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हमसे ले रहा है, लेकिन वो कह के हमसे घर ले रहा है। तो अब उन तीन की शनाख्त खत्म होकर घर की शनाख्त आ गई। दूसरे बुलेट पॉइंट में ये बताया था कि हमसे वो एसी खरीदे और इंस्टॉलेशन सर्विसेज खरीदे। अब ये दो अलग अलग चीजें, सिर्फ एसी खरीदता वो भी हम बेच देते, सिर्फ इंस्टॉलेशन करवाता वो भी हम कर देते, दोनों काम हम करते हैं। अगर हमसे वो एसी खरीद के इंस्टॉल करवा रहा है तो एसी की शक्ल बदल रही है उससे, यानी दोनों की अपनी शनाख्त रही ना कि ये एसी है जो बेचा था और ये सर्विस है जो हमने इंस्टॉलेशन की दी थी। लेकिन अगर वो एसी नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसकी इंस्टॉलेशन के दरमियान हमने उसमें इतनी कस्टमाइज चेंजेस कर देनी है कि वो अब वो रहा ही नहीं जो पहले बेचा था, तो अब इन दोनों चीजों की शनाख्त आपस में गचमच हो गई। ये दूसरा बुलेट पॉइंट है। और तीसरा बुलेट पॉइंट ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट बेचे जाते तो और पढ़ाया जाता, लेकिन जब दोनों प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट के लिए इनके कॉमन टॉपिक्स को ऐसे मैनेज कर लिया कि एक में पढ़ाते तो दूसरे में जरूरत ना हो। तो अब दोनों का इकट्ठा बेचे जाना, दोनों की शक्ल बदल रहा है ना, दोनों की अपनी शनाख्त चेंज हो रही है। तो तीसरे बुलेट पॉइंट में है कि दोनों प्रोडक्ट्स आपस में हाईली इंटररिलेटेड है। तो इन तीन एग्जांपल से यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज अलग अलग बेचा करता है, ये तीन सिनेरियो ऐसे हैं जिनमें उनकी शनाख्त बरकरार नहीं रह सकेगी। क्यों नहीं रह सकेगी? नंबर 1, या तो वो सब पीछे रह जाएंगे और एक कंबाइंड आउटपुट है जो कस्टमर कहेगा मुझे ये चाहिए, या फिर उनकी आपस में इस तरह से चेंजेस हो जाएंगी कि उनकी ओरिजिनल शक्ल बदल जाएगी, या फिर वो आपस में हाईली इंटररिलेटेड है। ये दूसरा तीसरा बुलेट पॉइंट है ना, ये मिलते जुलते हैं काफी। पहले वाली मिसाल बताता हूं कि हम किसी कस्टमर को दूध भी बेचते हैं, कस्टमर्स को चीनी, खोया सब हम बेचते हैं, हमारी दुकान है। लेकिन एक कस्टमर आया, उसने कहा जी कि मुझे ना आप ऐसा करें कि आप ही खीर बना दें, मुझे खीर बनानी है आपसे। अब वो सारी चीजें जो हम उसको बेचते हैं वही हैं, लेकिन अब वो हमसे खीर खरीद रहा है, तो अब वो जो हम अलग अलग बेचा करते थे उनकी शनाख्त खत्म हो गई। ये 3 पॉइंट ओके हैं, तो मैं बात पेज के शुरू में लेके जाता हूं। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, कर लेंगे, लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा मार्केट में जाता है कॉपर खरीदने, ठीक है, और एक तरफ फॉर एग्जांपल वो सेपरेटली गोल्ड है, ठीक है, एक ऐसा माइंड है जहां पर थेरेक्स में ये दोनों चीजें शामिल है। तो ये फिर दूसरे पत्थर की वैल्यू हुई, जो मतलब उस रॉक की वैल्यू है ना, फिर वो सेपरेट हो गई, मुझे घर वाली करता है सेपरेट नहीं, वो कई चीज में दोनों चीजें आ गई, तो दोनों गोल्ड्स एक ही रॉक में आ गए, उसको रॉक खरीद लिया। अच्छा, रॉक खरीद लिया वो तो फिर एक अलग प्रोडक्ट है, हमने ही उसको रॉक बना के दे दिया, ये वो कंबाइंड आउटपुट है। यानी जो प्रोडक्ट सर्विसेज हम अलग अलग बेचा करते थे, कस्टमर ने हमसे उनको मिलवा के कुछ एक चीज बनवा ली। ये पहला बुलेट पॉइंट है। ये 3 बुलेट पॉइंट्स ठीक है ना? अच्छा, ये परफेक्ट मिसाल नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि सारे के सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कोई सिर्फ बीएमडी पढ़ने आ रहा होगा तो उसको मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि यार उस क्लास में पढ़ा तो था आपने, मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो फिर तो मुझे सारे ही पढ़ाना पड़ेगा।
तो उसके लिए तो सारे बनाना पड़ेगा। ये तो बात ही उन कस्टमर्स की हो रही है जिनको ये दोनों बेचे जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक चीज बेच रहे हैं तो फिर ये डिस्कशन नहीं थी। ये डिस्कशन ही तब थी कि जब हम वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट जो सर्विसेज जो अलग अलग बेचा करते थे, लेकिन इन 3 मिसालों में उनकी शनाख्त फीकी पड़ रही है। तो ये तीनों मिसालें एप्लीकेबल ही तब हैं, ये मैंने देखो ना हेडिंग भी दी हुई है, व्हेन 2 और मोर प्रोमिसेस आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, हैं 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन अब उनकी अपनी शनाख्त खत्म हो रही है। दूसरे वाले में बेसिकली जो टॉपिक्स एक में पढ़ा रहे हैं वो दूसरे में नहीं पढ़ा रहे जी, इसमें समझ ला। हाँ जी, यानी अब अगर कोई सिर्फ बीएमडी पढ़ने आता तो वो कहता है यार तुम तो प्रैंक हो गए, तो सिलेबस नहीं पढ़ाया। जल्दी जल्दी यार, बहुत बड़ा सफर है भाई। अच्छा, अब आप आए इस पेज के टॉप पे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिसका हम कस्टमर से बेसिकली वादा कर रहे हैं, यानी कस्टमर हमें असल में जिस चीज के पैसे दे रहा है कि ये चीज हमें मिलेगी तो हमारी डील पूरी होगी, उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड या सर्विस है जिसके कस्टमर पैसे दे रहा है। ये पॉइंट नंबर 1 डब्बे समेत पढ़ लें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये वो वादा है जो हमने कस्टमर को ट्रांसफर करना है। अच्छा, क्या ट्रांसफर करना है? गुड या सर्विस हो सकती है। पार्ट ए, दैट इज डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट का वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे पॉइंट 3 में डिस्टिंक्ट ही समझाया हुआ है, तो इस डिस्टिंक्ट के वर्ड को हाईलाइट कर लें, कोई डब्बा बनाने को लाइन लगा लें। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो गुड्स, वो प्रॉमिस्ड गुड्स या सर्विसेज हैं जो हमने कस्टमर को देनी है। दैट इज डिस्टिंक्ट, यानी उनकी अपनी शनाख्त है। अपनी शनाख्त कैसे पता चलेगी? किसी भी चीज की अपनी शनाख्त तभी होती है जब वो बाकी लोग भी उसको खरीदते बेचते हैं, यानी वो वैसे भी बेची खरीदी जाती है तो ही उसकी शनाख्त है। जैसे कॉलेज की कोचिंग सर्विसेज की एक शनाख्त है। यार ये रिफिल करता है। तो वो एक गुड और सर्विस भी हो सकती है, सीरीज ऑफ गुड सर्विसेज भी हो सकती है। हो सकता है एक कस्टमर ने, हमारा रेस्टोरेंट है, हो सकता है कस्टमर ने कहा हो कि ये ले 2 लाख रुपए, आपने पूरे महीने हर रोज दोपहर 2 बजे हमारी फैक्ट्री में इतनी रोटियां पहुंचानी है। अब ये सीरीज ऑफ गुड्स हो गई। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस है या सीरीज ऑफ गुड सर्विसेज है जिसका कस्टमर से हमने वादा किया हुआ है। और ये डब्बे में एग्जांपल्स पढ़ के देख लें, ये वही चीजें हैं जो हम कस्टमर्स को बेचते हैं। सेल ऑफ गुड्स, दूसरा परफॉर्मिंग एंड एग्रीड अपॉन टास्क, कोई गाड़ी रिपेयर कराने आया। तीसरा क्या है? है आईडी सर्विसेज क्या? नहीं, हाँ, हमने उसको पैसे इस बात के दिए कि तुमने तैयार रहना है। अब हो सकता है हमें एक भी दफा जरूरत ना पड़े, लेकिन वो जो हमें उसने हमने कस्टमर से कहा कि हम आपके लिए ये सर्विस देने को तैयार हैं, वी विल स्टैंड रेडी, जब भी आपकी तरफ से कॉल आई हम पहुंच जाएंगे। तो इस बात के भी तो पैसे लेंगे ना उनसे कि हमने अपना टाइम उनके लिए मुख्तस किया हुआ है, तो ये भी एक सर्विस है। अच्छा, ये आईएएस ने वैसी मिसालें लिखी हैं, ठीक है, ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये खास 6 ट्रांजेक्शन है, अभी बस मिसालें लिखी हुई हैं। चौथा, एजेंसी सर्विसेज। अगला, कस्टमर को कोई एसेट बना के देना। उसके बाद लाइसेंस बहुत ब्रॉडर टर्म है और ये काफी एडवांस मिसालें इसकी आई है इसके अंदर, जो शायद मैं आपको बताऊं भी ना, हस्बे तौफीक कह के गुजर जाऊं, बल्कि शायद का लफ्ज़ हटा देता हूं मैं। तो हमारे पास कोई बहुत स्पेशल किस्म का एसेट है और वो हम दूसरे को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं, जैसे ब्रांड फ्रेंचाइज करना, तो ये लाइसेंस होता। नहीं, हम टेलर हैं, कपड़े सी के देते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट है जो हम बना कर देते हैं बस। वो जो घर था वो तो ये था कि हम बिल्डिंग मटेरियल भी बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं, अब उन सबको मिला के एक घर बना के दें। और ये जो लास्ट बुलेट पॉइंट है ये इसी चैप्टर में आगे चल के आएगा, ग्रांटिंग ऑप्शंस, ये आगे चल के आएगा। तो पॉइंट नंबर 1, ओके। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस है जिसकी अपनी शनाख्त होती है। और कैसे पता अपनी शनाख्त है? क्योंकि वैसे भी बेची जाती है। कस्टमर के साथ ये जो गुड्स और सर्विसेज हम एग्री कर रहे हैं, ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं, यानी कस्टमर ने एक रेस्टोरेंट में आके एक्सप्लिसिटली कहा है कि इतनी रोटियां ले आओ, इतना सालन और ये बोतल ले आओ। अब ये चीजें अलग अलग बेची जाती हैं। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में ये नॉर्म्स हों कि कस्टमर बोतल कहता ही ना हो, अंडरस्टूड है कि कस्टमर ने बोतल पीनी है, पीते ही उस चीज के साथ बोतल। अगर किसी ने मना करना होगा तो कहेगा, वरना अंडरस्टूड है। और अगर वो कस्टमर से बाद में बिल लेने आएंगे बोतल के पैसे, तो कस्टमर कहेगा मैंने बोतल कब पी थी, होता ही है, तो बोतल जो आप यहाँ आते हैं तो बोतल पीते हैं सर, या मना कर देते। तो ये इंप्लिसिट है। तो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं वो कस्टमर एक्सप्रेसली भी कह सकता है और मार्केट नॉर्म्स में भी हो सकती हैं। तो ये एक बस
नॉलेज के लिए समझ लें और जल्दी से पढ़ के गुजार लें। पॉइंट नंबर 2, इसमें कोई बहुत ऐसी खास बात नहीं है जिसपे हम रुक के गहरा तबसरा करें। जी पॉइंट 2 चले। अब पॉइंट 3 जिसके लिए मैंने वो आखिरी टेबल पहले बताया था, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये जो स्टेप 2 है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहचानना कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या, ये चीज पहचानना कि किस किस को हम परफॉर्मेंस जिम्मेदारी का लेवल देंगे कि हाँ ये काम करना है। जैसे कोई भी असाइनमेंट मिलती है, आलोक के वो IFRS 15 में मिसाल नहीं दे रहा, वैसे बता रहा हूं कि आप किसी भी फर्म की असाइनमेंट पे जाते हैं तो टास्क आइडेंटिफाई करना भी तो काम है ना, कि हमने करना क्या है। जब पता होगा क्या करना है तभी तो फिर ड्यूटीज एलोकेट होंगी। तो किसी भी काम में ये पहचानना कि करना क्या क्या है। तो स्टेप 2 है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना कि हम कस्टमर को जो चीजें बेचने लगे वो चीजें हैं क्या। जो मैंने मिसाल दी थी कि बर्गर ही ना बेचें, खाली पैक दे दें, सलाद भी दे दें, कि भेजा तो सलाद तो दिया तुम्हें, पैसे तो असल बर्गर के थे ना। तो इसलिए असल है क्या जो उसका हमने कस्टमर को वादा किया, वो चीज पहचानना, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और उसके लिए पहले पॉइंट में इतना बताया कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती क्या है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विसेज है जो हम कस्टमर को देते हैं। लेकिन स्टेप 2 का असल पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 में सिर्फ इतना बताया था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ क्या करती है, लेकिन आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये पॉइंट 3 में बात होने लगी है। ये जो पॉइंट 3 है ना, ये मैं आपको एक बात कर रहा हूं, अगर आपको काम की लगे तो लिख लेना पॉइंट 3 के साथ। ये जो पॉइंट 3 की डिस्कशन होने लगी है ना, ये डिस्कशन ही तब रेलिवेंट है अगर एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन हो। तो अगर है ही सिर्फ एक ऑब्लिगेशन तो फिर ये पॉइंट 3 की डिस्कशन नहीं है। ये जो मैं पॉइंट 3 बताने लगा हूं, ये डिस्कशन रेलिवेंट ही तब है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम कस्टमर को बेच रहे हैं। जैसे कस्टमर हमारे पास आ सके, जी एसी चाहिए, ठीक है जी, ये लो एसी का डब्बा दिया और पैसे ले लिए। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? एक ही है। कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे 1 महीने के लिए हर रोज 200 रोटियां चाहिए फैक्ट्री में। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? कस्टमर ने हमें कहा जी 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें हर रोज लंच के लिए 200 रोटियां फैक्ट्री में चाहिए। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? एक ही है, सीरीज है लेकिन वो एक है। तो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो तो ये पॉइंट नंबर 3 डिस्कशन नहीं है। ये पॉइंट नंबर 3 की डिस्कशन ही तब होने लगी है अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा है। पॉइंट 3 ये कहना चाह रहा है कि अगर एक से ज्यादा ऑब्लिगेशंस हैं तो उन सब को अलग अलग जिम्मेदारी का लेबल लगाएं अगर फॉलोइंग दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो, और अगर फॉलोइंग दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक ही जिम्मेदारी समझें। दोबारा बता रहा हूं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है ये कुछ समझा सकता हूं मैं। जो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस हम कस्टमर को बेचने लगे हैं वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है। अगर एक ही है या सीरीज है तो फिर पॉइंट 3 की डिस्कशन नहीं है। पॉइंट 3 की डिस्कशन ही तब रेलिवेंट है अगर हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं, इंस्टॉल भी करके दे रहे हैं और पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं। ये डिस्कशन तब रेलिवेंट है अगर हम एसी भी बेच रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, इंस्टॉल भी कर रहे हैं और अगले 4 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो अब ये सब मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना। इसी तरह हम कस्टमर को BFD भी पढ़ा रहे हैं, मैक भी पढ़ा रहे हैं, ऑडिट भी पढ़ा रहे हैं। अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो पॉइंट 3 की डिस्कशन ये है कि क्या इनको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कहा जाए या सबको मिला के एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाए। अब ये डिस्कशन होने लगी, ठीक है कि नहीं। और ये मैंने 2 एक्सट्रीम्स बता दी, खैर इनके दरमियान में भी है। क्या जो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं क्या उन सबको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाए, या कुछ 1-2 को मिला के कंबाइन कर लिया जाए, या सबको मिला के एक कर दिया जाए। ये पॉइंट 3 की डिस्कशन होने लगी। तो पॉइंट 3 ये कह रहा है कि 2 कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों पूरी हुई तो सबको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह देंगे, और अगर ये दोनों पूरी ना हो सकी, मतलब कोई एक भी पूरी ना हो सकी, तो उनको कंबाइन करके एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह देंगे। पॉइंट ए का मतलब है कि जो हम मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं वो वैसे भी अलग अलग बेचे जाते हो, यानी बाय नेचर भी वो अलग अलग होते हो, एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी शनाख्त बरकरार रहे। ए का मतलब है कि वो बाय नेचर भी अलग अलग बिकते हो, यानी वैसे भी उनकी शनाख्त इसलिए अलग अलग है क्योंकि वो अलग अलग बेचा करते हैं। और बी ये है कि बेशक अलग अलग बेचते हो लेकिन क्या पता इस कॉन्ट्रैक्ट में उनकी शनाख्त बदल जाए। मजा नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं सही कन्वे नहीं कर पा रहा। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देते हैं, अच्छा मल्टीपल प्रोडक्ट में ये कह रहा हूं कि हर रोज 200 रोटियां तो मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए, नहीं वो एक रोटी है, वो एक प्रोडक्ट है रोटी। मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब है रोटी भी सालन भी, अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो पॉइंट 3 की डिस्कशन नहीं है। पॉइंट 3 की डिस्कशन ही तब है जब एक से ज्यादा है। तो अब IAS ये गाइड करने लगा है कि उनको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने। अच्छा क्यों पहचानना जरूरी है क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्योंकि स्टेप 4 लगाना है और फिर स्टेप 5 लगाना है।
इसलिए पहचानना जरूरी है। और ये डिस्कशन ही तब है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस है। अगर एक ही है तो बस जो है वही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो पॉइंट 3 में ये डिस्कशन हो रही है कि उन सबको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाए, ताकि स्टेप 4 लगाएं और स्टेप 5 अलग अलग लगाएं, या मिला लिया जाए। तो अलग अलग माना जाएगा अगर 2 शर्तें पूरी होंगी, दोनों की दोनों। वो सब बाय नेचर भी अपनी अलग अलग पहचान रखती हैं क्योंकि उनको अलग अलग बेचा जाता है, एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी शनाख्त बरकरार रहेगी। यानी उन 3 में से ऐसा कुछ नहीं होगा जो पहले बताया था। ना उन्होंने मिलकर को कंबाइन आउटपुट बनना होगा, ना एक दूसरे की शक्ल बदल देनी होगी, ना हाईली इंटररिलेटेड होंगी। तो अगर इस आखिरी डब्बे में लिखी हुई तीनों बातों में से कोई ना हुई तो दूसरी कंडीशन पूरी हो जाएगी, और पहली कंडीशन यह है कि उनकी अपनी वैसे भी अलग शनाख्त है। तो पॉइंट 3 की अंग्रेजी सारी पढ़ लें। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कस्टमर के साथ हमने टर्म्स तय किए हैं, वो कहता है मुझे घर बना के दें बस, तो अब उसके साथ टर्म्स ही ऐसे तय हुई कि बिल्डिंग मटेरियल और सर्विसेज की शनाख्त खत्म हो गई, हम देने घर लगे हैं उसको। ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बाद सिर्फ पॉइंट है कि ज्यादा रेलेवेंट ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसमें नहीं पॉइंट, ये जो पूरा पॉइंट 3 है, ये पूरे पॉइंट 3 की डिस्कशन ही तब है कि अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हैं तो क्या उन सबको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाए या नहीं। तो ये ए एंड बी दोनों पूरे होंगे तो फिर उनको अलग अलग कहना है, और अलग नहीं पूरे हो सकेंगे तो फिर मिला देना। न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकल ये डिस्कशन ही है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है नहीं है, क्यों नहीं है। तो ये जितने स्टेप्स मैंने आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, खासतौर पे स्टेप 3 इसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल है। स्टेप 4 जो है वो तो बस एक रेशो में बांटना है, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्दी जो है वो पॉइंट स्टेप 3 है। इसके लिए एग्जांपल को जी बिल्कुल, तो हाईली इंटरडिपेंडेंट नहीं है वो। अच्छा, अगर कोई ऐसा एसेट होता, ऐसी मशीन होती जो बहुत टेक्निकल है उसको इंस्टॉल करना, और हमने अपनी इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी उसी के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेशलाइज रखी हुई है। एक है एसी इंस्टॉल करने की सर्विस, जो हम दुनिया वालों को भी एसी इंस्टॉल करते हैं, तो एक जनरल सी सर्विस है। लेकिन अगर बहुत बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है जिसको इंस्टॉल भी हमने बहुत ही एहतियात से करना होगा, और वो हमारा ही प्रोडक्ट है जो बहुत टेक्निकल है, वरना बाकियों के एसी इतने टेक्निकल नहीं होते, हमारा ज्यादा टेक्निकल है, तो अब हमारी इंस्टॉलेशन सर्विस हाईली इंटररिलेटेड हो गई। अब फिर ये होगा। अच्छा, बाकी चैप्टर्स में ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है ना, तो मैंने ना इस चैप्टर के वैसे मैंने हर चैप्टर के 3 सेट बनाए होते थे। एक टेक्स्ट था, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, एक थे। इसमें 4 बनाए हुए हैं, और दूसरा सेट मैंने रखा हुआ है आईएएस से ओरिजिनली जो उनकी एग्जांपल्स थी वो मैंने उठा के डाली है। हाँ, इतना काम कर लिया कि जो ओरिजिनली आईएएस के अंदर को 100 सफ़े पे फैली हुई चीजें थी, मैंने उनकी छांटी करके उसको 40-45 पे ले आया। ये नहीं कि मैंने फॉन्ट साइज छोटा कर दिया, चीजें निकाल दी बीच, समराइज कर दिया। तो कुछ साथ साथ कहूंगा पढ़ने को जो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी हैं, बाकी हस्बे तौफीक किसी ने पढ़नी हो तो पढ़ लेना। तो आप सेट 2 में सेट 1 खत्म हो रहा है 8 पेजेस पे,
सेट 1 8 पेजेस पर खत्म हो रहा है, उसके बाद सेट 2 है। इसमें से आपने पढ़नी है एग्जाम्पल 10, 11 और 12। ये स्टेप 2 समझाने के लिए बड़ी अच्छी हैं 3 पेजेस, लेकिन पढ़ लें, ये अच्छी हैं समझाने के लिए। एग्जाम्पल 10, 11 और 12। ये आईएएस की एग्जाम्पल है ना, तो थोड़ी एक्स्ट्रा डिस्कशन भी लगेगी आपको कि इतनी फालतू कहानियां सुनाने की क्या जरूरत थी। ये मैंने ऑलरेडी बहुत समराइज की है, यानी तकरीबन 50% पे लाया हूं मैं उसको। लेकिन एक बार पढ़ लें तो ये स्टेप 2 आपको उम्मीद है कि अच्छा समझ आ जाएगा। 10, 11 और 12। एग्जाम्पल 10, 11 और 12 ये तीनों पढ़ लें। अगर टूटा फूटा मरकजी ख्याल भी समझ आ रहा है ना तो काफी है, लेकिन जरूर पढ़ लें।
हाँ जी, खास तौर पे ये 11 में जो केसेस बनाए हैं सॉफ्टवेयर वाले, ये जो एग्जांपल 12 है इसमें तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पे बात की हुई है, लेकिन असल में जो मेरा इस पढ़ाने का मकसद था वो एग्जांपल 11 थी। अगर बात समझ आइए तो आगे बढ़ते। अच्छा, स्टेप 3 पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अगर आपको 10 मिनट खड़े होना चाहें तो हो जाना। पेज 4 पे आ जाइए, स्टेप 2 डन, पेज 4 पे आ जाए। पेज 4, स्टेप 3, ये है लंबी कहानी। इस लंबी कहानी की ना स्टार्टिंग समरी ये है कि जो कस्टमर से ऑफिशियली अमाउंट तय हो रही है वो तो ट्रांजैक्शन प्राइस है ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, और वो जो एडजस्टमेंट्स करनी है कुछ उनमें अनसर्टेनिटीज की एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एडजस्टमेंट्स हैं। जो ऑफिशियली प्राइस तय हो रही है वो तो ट्रांजैक्शन प्राइस है,
लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी तो अकाउंटिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस मिलेगी। तो जो ऑफिशियल प्राइस तय हो रही है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। अब जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको आईएस ने ना 5 टाइप में बांटा हुआ है। 2 में चूंकि काम करने वाला एक है इसलिए मैंने ए और बी इकट्ठे हेडिंग दे दी, और फिर उसके बाद सी, डी और ई अलग अलग है। ये 1.5 पेज पे फैली हुई बात, ये स्टेप 3 1.5 पेज पे फैला हुआ है। जो 5 एडजस्टमेंट हैं उनमें से ए और बी में करने वाला काम एक ही होता है, इसलिए उनको मैंने इकट्ठे कर दिया, और सी, डी, ई ये फिर अलग अलग है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस है जो पैसे ऑफिशियली तय हो रहे हैं प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट्स। अनसर्टेनिटीज के बल्कि नहीं, ये जुमला ठीक नहीं है, क्योंकि रहने दे, जुमला ना लिखें। ये तो मैंने सिर्फ ए बी सी बता दिया, ई और डी भी है, तो इसलिए नहीं, ये नहीं सही। 5 एडजस्टमेंट्स हैं बस। ए और बी करने वाला काम एक तरह का है तो उनको इकट्ठे कर दिया, और उसके अलावा फिर सी, डी और ई, तो ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं। अब ये एडजस्टमेंट्स क्या हैं एक एक करके बताता हूं। कस्टमर से तय हुआ कि हमने कस्टमर को 1.5 साल में एक मशीन इंस्टॉल करके बिल्कुल टेस्ट पूरा करके देनी है, चला के देनी है उसको, और इस 1.5 ईयर्स के काम के ऑफिशियली प्राइस तय हुई 180 मिलियन। ये तय हो गई प्राइस, लेकिन कस्टमर ने ये भी इंश्योर करना था, क्वालिटी भी इंश्योर करनी थी। तो कस्टमर ने कहा कि अगर आपने 1.5 साल से ऊपर लगाया तो आपको हम लोग 5 मिलियन पेनल्टी चार्ज करेंगे, और अगर 1.5 साल से कम में कर दिया तो फिर इनाम भी मिलेगा, और अगर हमने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से इसकी इंस्पेक्शन करवाई और काम भी आपने बहुत अच्छा किया हुआ तो आपको क्वालिटी बोनस भी मिलेगा। अब हमें 180 मिलियन ऑफिशियली मिल रहे हैं, इसमें से इसमें कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते, इतने मजीद मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। तो ये जो 3 चीजें हैं इनमें अनसर्टेनिटी आ गई ना। तो फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस स्टेप 3 का आंसर 180 मिलियन में क्या प्लस क्या माइनस करना है, ये है जो हम सीखने लगे। इन तीनों में अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। अब वो अनसर्टेनिटी जिस बात पे डिपेंडेंट है वो बात हां या ना भी हो सकती है, और मल्टीपल आउटकम्स भी हो सकती है। पेनल्टी या पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या थोड़ी पड़ जाएगी, ज्यादा पड़ जाएगी, है हाँ या ना है। 1.5 साल से ऊपर निकलेगा तो पड़ेगी, नहीं निकलेगा तो नहीं पड़ेगी। ये वाला अर्ली कंप्लीशन बोनस या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हाँ है या ना है। लेकिन ये जो क्वालिटी बोनस है, हो सकता है कि ये 4 मिलियन मैंने लिख तो दिया है, हो सकता है ऐसा हो कि ये होगा एज पर ग्रेड। वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो ग्रेड देगा आपके काम को उसके हिसाब से बोनस मिल जाएगा। अब वो ग्रेड इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। इसी तरह अगर इसकी भी शक्ल बदलना चाहूं तो हो सकता है पेनल्टी 5 मिलियन की बजाय ये तय हुई हो कि 1 लाख पर डे। अब उसमें हाँ या ना होगा बस, नहीं 1 लाख भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इनटू डेज चलता जाएगा। तो ये जो अनसर्टन पोर्शन है, या तो ये सिर्फ हाँ या ना होगा या मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर सिर्फ हाँ या ना है तो जो वैल्यू है बस वही है, और अगर मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स हैं तो उसमें कस्टमर के साथ एक फार्मूला तय हो गया है, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। स्टेप 3 क्या है, हम अकाउंटिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने लेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी, जो ऑफिशियली तय हो रही है प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट, जो कि 5 तरह की हैं। इनमें से जो पहली 2 हैं वो ये हैं, अनसर्टेनिटी है। क्योंकि उन दोनों का हल एक है इसलिए ए और बी स्लैश करके इकट्ठे लिख दिया है। उसकी एक मिसाल दे रहा हूं कि पेनल्टी भी है, बोनस भी है। तो अब ये जो अनसर्टेन चीज है, इसमें 2 तरह के काम हो सकते हैं, या ये हाँ या ना होगा, मतलब या 5 मिलियन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या 2 मिलियन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं जो मैंने यहां लिखा नहीं है लेकिन जबानी बोला था, 1 लाख पेनल्टी पर डे। तो ये सिर्फ हाँ या ना है कि पेनल्टी है, ये नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेशन भी वेरी करती जाएगी। तो हमने इस 180 में अगर इनको प्लस माइनस करना है तो कोई अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी ना। अगर ये सिर्फ हाँ या ना है, यानी 5 मिलियन या तो माइनस होना है या नहीं होना है, 2 मिलियन या तो ऐड होना है या नहीं होना है, तो इसको ऐड या लेस तब करेंगे अगर 50% से ज्यादा चांसेस है। यानी अगर 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि हम डिले करेंगे तो ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगी 175। अगर 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि हम 1.5 साल से अंदर अंदर काम कर लेंगे तो ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगी 182। तो चूंकि ये हाँ या ना वाली चीजें हैं तो इन हाँ या ना वाली अमाउंट को प्लस या माइनस कर देना है अगर 50% से ज्यादा चांसेस हैं, नहीं तो नहीं करना। लेकिन अगर 1 लाख पर डे है तो फिर कितनी पेनल्टी उसमें से लेस करें, इसके लिए हमें कुछ सवाल में डाटा दिया होगा और असल में कुछ अंदाजे लगाने पड़ेंगे। एक्सपर्ट कहेगा जी मेरा ख्याल है 30% चांस है कि 10 दिन का डिले होगा, 45% चांस है कि 15 दिन का डिले होगा, 25% चांस है कि 30 दिन का डिले होगा।
अब कैलकुलेशन करनी थी तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो अब वो जो कुछ तो करना पड़ेगा इसको हम समेशन पी एक्स कहेंगे। 10 दिन मतलब 1 मिलियन इंटू 0.3, 1.5 मिलियन इंटू 0.45, 3 मिलियन इंटू 0.25 समेशन पी एक्स। दोबारा, जो ऑफिशियल प्राइस तय है उसमें कुछ चीजें ऐड लेस करनी है, और वो जो ऐड लेस करनी है वो सब पता नहीं है, क्या पता हो क्या पता ना, अनसर्टेनिटी। ए और बी खटे हैं, तो उनको ऐड या लेस करना है कि नहीं करना, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये सिंपली हाँ या ना होंगे, या फिर मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। अगर सिंपली हाँ या ना वाले हैं तो इनका ऐड करना या ना करना 50% चांसेस के हिसाब से, और अगर मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स हैं तो समेशन पी एक्स। ये मैंने आपको ना पॉइंट नंबर 2 में से ए का पहला पैराग्राफ और ये जो बोल्ड करके एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली लिखा हुआ है ये सारा बता दिया। ये पढ़ लें और इसके कुछ बेसिक से सवाल देख लेते हैं। ऐड लेस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको स्टेप 3 में ट्रांजैक्शन प्राइस कहते हैं, यानी स्टेप 4 में जिसको बांटना है ना वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है। जी ये जो मैंने पेज 4 के टॉप पे पॉइंट 1 पे भी ज्यादा कहानी नहीं बताई, पॉइंट 2 से शुरू किया है। इस पॉइंट 2 में जो ए और बी लिखा हुआ है इसका पहला पैराग्राफ बता दिया, उसमें जो 2 बुलेट पॉइंट्स हैं बोल्ड करके एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली आउटकम ये भी बता दिया। अभी पहले इतना पढ़ लें। मैंने ना ये 2 मिसालें दी थी, पेनल्टी और बोनस, और भी मिसालें हैं। कोई डिस्काउंट हो सकता है, ये सारी लिखी हुई, रिफंड हो सकता है, प्राइस कंसेशन वगैरह, इंसेंटिव हो सकता है, पेनल्टी हो सकती हैं। तो इनको शामिल करना है या नहीं करना है, इसके 2 ही हल हैं। या ये हाँ या ना वाली बात होगी मोस्ट लाइकली आउटकम, या फिर ये मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू। जी कितनी अंग्रेजी पढ़ी? यानी या तो पेनल्टी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ जी इतना पढ़ा, बाकी चीजें अभी नहीं पढ़नी। आप आए प्रैक्टिस सेट पे, यानी सेट 3। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12, 9 से लेकर 12 तक पढ़ें, ज़बानी सोचें, कैलकुलेटर पे करना है कैलकुलेटर पे कर लें, लेकिन फिर करने के बाद आंसर देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 छोटे छोटे से हैं, बस फिर ये एक ब्रेक देता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 छोटे छोटे से हैं, ज़बानी ही सोच लें, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े तो कैलकुलेशन जरूर चेक करें कैलकुलेटर पे, और फिर पीछे आंसर देख लें। इसी को एक्सप्लेन किया हुआ, यानी यही चीज़ मैंने सवाल की शक्ल में बनाई हुई है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 से लेकर 12 तक। जी
ये जो क्वेश्चन में कहीं दोनों में से एक ही दिया है 95%, मतलब बस 50% ज्यादा है। जी बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, चलो ठीक है रेहान, 103 लगाता हूँ। रेहान बस पेज 4 पे आ जाए। पेज 4 अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली अमाउंट तक बताया था, और उसी की फिर मैंने आपको आगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 बताए थे। इससे अगले पैराग्राफ पे आए, ट्रांजिशन प्राइस शैल इंक्लूड। इसका मकसद ये है नहीं सॉरी, पहले इससे अगले पैराग्राफ पे आए, एट द एंड ऑफ। चूंकि इसमें अंदाजा लगा रहे हैं ना,
बोनस को शामिल करना है नहीं करना, पेनल्टी को निकालना नहीं निकालना, ये अंदाजा लग रहा है ना कि कंफर्म है? तो ये अंदाजे तो वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं, और अगर खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा का है तो हो सकता है एक पहले साल के एंड पे अंदाजा और हो, अगले साल के एंड पे अंदाजा और हो। तो हमें ये सब्सिक्वेंटली अंदाजा फिर से एस्टिमेट बेहतर करके चेंज भी करना पड़ सकता है। अगर करना हुआ तो कर देंगे, और उससे जो पहले सेल रिकॉर्ड कर ली थी उसको चेंज करना पड़ा तो कर देंगे। तो ये ए और बी का लास्ट पैराग्राफ। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इस एस्टीमेट को अपडेट करेंगे, और जो बेशक ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज है उसमें चेंज करनी हो तो कर लेंगे, क्योंकि एस्टीमेट चेंज है। हाँ जी, अच्छा, अब इससे ऊपर जो पैराग्राफ है ना, ट्रांजेक्शन प्राइस शेल इंक्लूड वाला, ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, आप इसको खुद भी अपने तौर पे भी देख लें। अगर किसी बंदे को कोई काम कह रहे हैं और वो कहता है जी मैं 10 दिन में कर दूंगा, लेकिन उसकी आदत है कि वो करते करते उसको 15-20 दिन लगा देता है, या कोई खर्चा बता रहा है तो कहेगा जी इतने में हो जाएगा, फिर करते करते बढ़ा देगा। तो गुस्सा तो अपनी जगह है, लेकिन दिल करेगा उसको कहने का कि तुम पहले ही वो बताओ, बाद में चेंज ना करना पड़े, बाद में मुकरना ना पड़े, पहले ही बता दो, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरह ना आईएएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अंदाजा लगाते हुए पहले ही बहुत मोहतात रहें, और अमाउंट को ना इतना बढ़ाएं चढ़ाएं कि कल को सेल रिवर्स करनी पड़े। ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ कि अंदाजा आप इतने मोहतात होकर लगाएं कि बस कल को रिवर्स ना करनी पड़े। ये जो दरमियान में ना, ट्रांजेक्शन प्राइस शेल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज हाईली प्रोबेबल कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा कल को। तो पहले ही बहुत मोहतात होकर अंदाजा लगाएं। इसके बाद जो 5 बुलेट पॉइंट्स है ना, ये पढ़ने हैं तो पढ़ लें, और बस जज्बाती हुए बगैर पढ़ें, जितना समझ आए ठीक है। ये सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये कंसिडर करते हुए कि कल को रिवर्स तो नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करता होगा, ये बस उनकी मिसालें दी हुई हैं। पढ़ के देख लें, समझ आती हैं तो ठीक है, वरना कोई इतने खास नहीं है ये कि इस पे टेंशन लें। Yeah. Contract has a large number and broad range of possible consideration amounts. ये अभी एग्जांपल्स कराता हूं ना, उनके बाद शायद ये समझ आ जाए। बल्कि चले मिसाल दे देता हूं। हमने कस्टमर को कहा है कि 1 साल तक हम तुम्हें इतने यूनिट सप्लाई करेंगे, 500 यूनिट्स, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अगर तुमने 600 खरीद लिए तो इतनी प्राइस,
650 खरीदे तो इतनी प्राइस, 700 हो गए तो इतनी, 800, यानी मल्टीपल रेंजेस बता दी। अब हमारे लिए जानना मुश्किल हो रहा है कि वो किस रेंज में फॉल करेगा और इवेंचुअली क्या प्राइस चार्ज होगी उसको, क्योंकि इतने मल्टीपल रेंजेस बता दिए उसको, तो हमारे लिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा होगा। Contract has a large number and broad range of possible consideration amounts. A और B की अंग्रेजी डन। चलें इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल और देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 पे आए। अब ये 2-4 सवाल ना मैं बोर्ड पे करके बताता हूँ। अच्छा, बेशक आपको अभी मैंने स्टेप 3 ही शुरू किया हुआ है, लेकिन बीच में ना स्टेप 5 भी मैं कर रहा हूँ सवालों में। स्टेप 5 क्या था? जब हम अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दें तो रेवेन्यू बना लेंगे। तो मैं इनको समझाते समझाते ना बीच में स्टेप 5 भी कर ही रहा हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 कर लें, पढ़ लें, मैं करता हूँ बोर्ड पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 पढ़ें, मैं करता हूँ।